एक ऐसा स्टॉक जो बहुत लोगों को काफ़ी नुकसान दे के रखा है इस वीडियो को बनाने से पहले, और वो काफ़ी लोगों को आने वाले टाइम में और परेशान करने जा रहा है। वो स्टॉक का नाम क्या है? वो स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। काफ़ी फेमस हो गया है, आपको पता होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक है तो दोस्त, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसको होल्ड करके। क्या हुआ है एग्जैक्टली उस कंपनी में, क्या हो सकता है? क्या चार्ट्स पे पहले इशारा इंडिकेशन मिला था कि आप निकल सकते थे? क्या चार्ट्स आपको पहले बता के रखा था कि हाँ ऐसा भी कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में हो सकती है? वो सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे वजह दो है। सबसे पहला, आज के रेट में वो स्टॉक से मैं क्या उम्मीद करता हूँ वो बताने के लिए। और दूसरा, क्या पहले इंडिकेशन चार्ट्स ने आपको दिए थे? अगर हाँ तो फिर आप निकले क्यों नहीं? अगर नहीं निकले हैं तो आपने जो गलती की है उससे आपको सीखने का वक्त है। क्योंकि अगर गलती से भी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट किए होंगे तो दोस्त, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। ये कंपनी चांसेस है वेरी हाई कि दूसरा यस बैंक बनने के चक्कर में लगा हुआ है। और अगर आप होल्ड करते रहे इमोशंस के साथ तो फिर वही होना है जो यस बैंक के इन्वेस्टरों के साथ हुआ था। 450 रुपये से लेके यस बैंक 10 रुपये तक आ गया था। इंडसेंड भी उसी रास्ते पे चल रहा है। और मुझे ताजुब नहीं होगा कि सुनो लेटर कुछ और ज़्यादा बुरा होगा। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मेरे कहने पे कल जाके बेच दीजिएगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ स्टॉक को लेके, और मैं कैसे देख रहा हूँ इस चीज़ को लेके। और जो पूरी इंसिडेंट हो रही है आज के रेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक में एग्जैक्टली हुआ क्या है, और पहले लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा क्यों बात नहीं की, इसके पे भी हम समझेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टर हैं, अगर आप इंडसइंड बैंक को खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम डेटा 3-4 महीने का यूज करेंगे, 5 महीने का यूज करेंगे तो नाम लिया जा सकता है। स्टॉक एनालिसिस वीडियो होगी, कुछ इसमें एंट्री प्राइस या एग्जिट प्राइस की हम बात ही नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के रेट में इंडसइंड बैंक हमें क्या बता रहा है और हमें उसको कैसे देखना चाहिए। और प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडसइंड बैंक ने अभी जो न्यूज़ आया है इससे पहले क्या चार्ट्स ने हमें पहले कोई इंडिकेशन दिया है। इससे ये भी समझना पड़ेगा, अगर आप वैसे बंदे हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस में भरोसा नहीं है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज आउट देयर जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप चार्ट्स को फॉलो करते तो आप कितना अपना नुकसान बचा सकते थे। मोस्ट ऑफ द लोग चार्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अपने इमोशंस को ले आते हैं। उनको समझने की ज़रूरत है कि अब वो क्या करेंगे, बिकॉज अब वो एक दिन में जहाँ इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 27% से ज़्यादा गिरा है, तो आप तो वैसे भी आप नहीं निकल पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार अब कैसे। बट दोस्त, बहुत लेट हो चुका है। अगर आप अभी सोच रहे हो गलती से खरीदने का, तो मैं यही कहूँगा कि जलते हुए आग में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है। अपने हाथ को क्यों जलाना चाहते हो? थोड़ा पैसा बन सकता है अगर हल्का उस ऊपर जाए, जिसके चांसेस है। बट क्यों नहीं, आप तुक्के पे पैसा बनाना चाहते हैं, आप तुक्के पे पैसा मत बनाए, स्किल्स पे पैसा बनाइए, ज़्यादा अच्छा वो है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडसइंड बैंक के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको कहिए देखने के लिए, और उनको वीडियो भेजिए जिनके पास इंडसइंड बैंक का स्टॉक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इंडसइंड बैंक का क्रैश आ गया है या और आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपी रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। आप ब्लाइंडली किसी भी बंदे को फॉलो मत कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी बंदा हो सोशल मीडिया पे, आप उसको फॉलो मत कीजिएगा ब्लाइंडली। सीखने पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो दोस्त देखो, इंडसइंड बैंक का एक न्यूज़ आया, वो ये था कि डेरिवेटिव में वो 1500 करोड़ के ऑलमोस्ट लॉस पे चल रहे हैं। और उसके बाद इंडसइंड बैंक में जो मार्केट, आप जानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश चल रही थी, और मार्केट इस न्यूज़ को और ज़्यादा बुरा ली, और इंडसइंड बैंक की जो ओपनिंग हुई वीकेंड्स खत्म होने के बाद, कल मतलब मंडे को, और जो वीडियो आपको मिलेगा, ये सॉरी ट्यूसडे को जो हुआ वीडियो आपको मिलेगा वेडनेसडे के एंडिंग में, तो मार्केट्स काफ़ी बुरी तरीके से इंडसइंड बैंक को पीटा, और इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 27% से ज़्यादा नीचे गिरा और जाके वो क्लोजिंग हुआ। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने इंडसइंड बैंक का चार्ट। ये रहा गैप डाउन जो आप देख सकते हैं 27.16% का है। क्लोजिंग देखिए एग्जैक्ट एंडिंग पे हुई है ऑलमोस्ट। इंडसइंड बैंक एक दिन पहले क्लोज हुआ था 10 तारीख को, ऑलमोस्ट कितने पे? 10 तारीख क्लोज हुआ था 900 रुपये पे, और आज के रेट में क्लोज हुआ 655 रुपये पे।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर मार्केट्स ऐसा भी हालत ला सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस लगाइए। मज़े वाली बात ये नहीं है, मज़े वाली बात है कि आप यहाँ गौर करोगे तो 7 मार्च और वीकेंड आया, उसके बाद फिर से गैप डाउन हुआ था, लेकिन ये गैप डाउन 3.87% था। तो यहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। कैसे थी उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम डिटेल में समझते हैं, उस पर आएंगे हम। तो इंडसइंड बैंक ने बहुत लोगों का पैसा नुकसान करवाया है, बहुत लोग होल्ड करके बैठे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी जब मैंने पूछा था कि किसी के पास इंडसइंड है। कुछ लोगों ने मैसेज किया है, मतलब दे आर स्टिल होल्डिंग इट। लोगों का लॉस काफ़ी बड़ा है, बट अब वो उम्मीद में होल्ड कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कोई भी वीडियो बनाने से पहले एक डेटा लेना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था और लोगों ने रिस्पॉन्स किया था। वैसे ही एक और स्टॉक को मैं कवर करूंगा जिसका नाम जेंसॉल है, लेकिन उस पर पोस्ट डालना बाकी है। उस पर जब पोस्ट डाल दूंगा, लोगों का रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो न्यूज़ समझ लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक का अपडेट बेसिक था कि इंडसइंड बैंक का आप देख सकते हैं शेयर क्रैशेस 27% एट डिस्पेंसरीज, डिस्क्रेपेंसीज इन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो कुड इम्पैक्ट प्रॉफिट बाय 1500 करोड़। सो सिंपल आसान भाषा में समझ लीजिए कि उनकी जो डेरिवेटिव है वो 1500 करोड़ का लॉस कर रही थी, जो यहाँ से बराबर होगा। ब्रोकरेज कट देयर टारगेट, अब तो इनका छोड़ दो, इस पर तो हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ये न्यूज़ आए और ये न्यूज़ को मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से लिया। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो आप देखने को मिलेगा आपको ये है कि इंडसइंड बैंक हैज एस्टिमेटेड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ 2.3% ऑफ इट्स नेटवर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिस्पेंसरीज इन द अकाउंट बैलेंसेस एज कंपनी फाइलिंग सेड ऑन 10 अक्टूबर, मार्च 10। सो 1500 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी के ऑलमोस्ट 2.35% नेटवर्थ को इम्पैक्ट करता है। ये हो गया सबसे बड़ी बात। अब कहानी क्या है, अगर आप समझिएगा, इंडसइंड बैंक का जो मार्केट कैप है वो अभी तो गिरने के बाद 51,000 करोड़ हो गया है, बट अगर 60-30% ऊपर भी चले जाइएगा तो ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था इसका, तो राइट, जिसमें 1500 करोड़ का नुकसान डेरिवेटिव में खा रहे थे। तो वो कंपनी को मार्केट ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लिया, और आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से किया है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट आप एक चीज़ गौर कीजिएगा तो गौर करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, वो मैं आपको चार्ट पे समझाना चाहता हूँ। ये न्यूज आज आई है, ये कैंडल आपको आज बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आप बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी जानते होंगे ना, बस लाइन ड्रॉ करना जानते होंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल ऑलरेडी बनी थी, और ये कैंडल थी 25 अक्टूबर 2024 को, जब मार्केट गिर रहा था। अक्टूबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने एक और गैप डाउन दिया यहाँ पे 18.63% का, और ये गैप कभी फिल नहीं हुआ। क्या किसी को आपने सवाल पूछते हुए देखा है कि इंडसइंड यहाँ क्यों गिरा गैप डाउन में? और गैप डाउन गिरने के बाद ऑलमोस्ट 19% कोई कंपनी गिर रही, तो आसान नॉर्मल मूव नहीं है वो, तो क्यों गिरा? किसी ने सवाल उसका नहीं पूछा। सो ये जो आपको न्यूज आज यहाँ दिख रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि प्रॉब्लम पहले से चल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ से यहाँ निकलने का भी ऑप्शन नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप बेसिक लाइन ड्रॉ भी करना जानते होंगे तो ये था, यहाँ पे स्विंग लो बनता है और ये ऊपर गया, तो अगर आप बेसिक एक लाइन ड्रॉ भी कर लोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जब ये कैंडल बना यहाँ पे, अगर आपके ट्रेड ओपन होंगे, अगर होंगे, क्योंकि यहाँ मान लीजिए आप गलती से, एक तो खरीदने का वजह नहीं बनता है क्योंकि डाउन ट्रेड में पहले से है, बट अगर आपने खरीदा होगा तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए लॉजिकली। उसके बाद 3 दिन और मार्केट ने डेडिकेटेड मौका दिया और फिर गिराया। तो हम एक लाइन हमेशा बोलते हैं जिसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आप आसानी से निकल सकते थे, जो कि प्राइस था 1330 रुपये के आसपास। अगर आपकी बाइंग इसके ऊपर की थी, आपके पास सबसे अच्छा एग्जिट पॉइंट ये था, क्योंकि जब ये कैंडल बना तो ये 18% का गैप डाउन। और अगर आप गौर कीजिएगा तो इस कैंडल को कभी हम ठीक से इसके ऊपर जा ही नहीं पाए, कभी नहीं जा पाए। यहाँ पे हम कोशिश किए बहुत हल्का, तो आधा 50% कैंडल भी हम कवर नहीं किए, और फिर यहाँ से हम नीचे चले गए, रिजेक्ट होके नीचे गए। और अगर आप गौर कीजिएगा तो बेसिक देखिएगा तो इसका भी लो वो कुछ ही दिन बाद ब्रेक कर दिया। और फिर आज के रेट में क्या हुआ, फिर ये साइडवेज गया, कुछ दिन रहा, कभी ये ऊपर नहीं आया, इसके हाई को भी ऊपर क्रॉवर नहीं किया, जो आप इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है जो कि 1100 रुपये के आसपास का है, इसके ऊपर भी कभी नहीं गया। यहाँ पे हल्की सी कोशिश की, फिर नीचे। तो अगर आप एक बेसिक ट्रेडर होंगे, मतलब एक बंदे ने मेरे को पूछा कि भाई क्या आपके पास इंडसइंड बैंक आपने सोचा था खरीदने को? दोस्त, इंडसइंड बैंक ने कभी स्ट्रेंथ दिखाया ही नहीं जो मैं खरीदूंगा। मुझे याद नहीं कि मैंने इसको कब ट्रेड किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक देखो इतना गिर गया, नहीं। ऑटोमेटिक हमारी स्ट्रैटेजी वैसी है जो आपको ऐसा होते नहीं दिखेगा, और अगर होते गलती से दिख भी गया 1% चांसेस है तो हम उससे पहले निकल जाते हैं। किस्मत बोल लीजिए या आप जो बोल लीजिए, आप सेरा सैनिटरीवेयर उठा के देख लीजिए या बहुत सारे स्टॉक उठा के देख लीजिए, जो स्टॉक भी हमारा 40% या 50% नीचे गया होगा गलती से भी, जो अभी जा रहा है, हम किसी भी स्टॉक में उतना लंबा नहीं रुके। हमारा जो मैक्सिमम लॉस था वो
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अरे यार वो स्टॉक का नाम क्या मैं भूल रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा लॉस तो अभी रिसेंटली हमने बिरला सॉफ्ट में लिया 21% का, एंजाइम करके स्टॉक था, राइट, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 25-26% का लॉस लिया था, क्योंकि वो गैप डाउन दिया था 15-16% का। एडवांस एंजाइम, तो अगर आप एडवांस एंजाइम का चार्ट जाके देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, याद आ गया मुझे, एडवांस्ड, या एडवांस एग्जाम का चार्ट अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे वो गैप डाउन दिया था 15% का, और हम यहाँ पे कहीं निकल गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम निकले हैं, जाके आपको देख लीजिएगा, जाके क्लियरली दिख जाएगा। इस गैप डाउन में मैंने सोचा था थोड़ा सा बाउंस देगा, बाउंस नहीं दिया, नीचे चला गया, और जब मुझे क्लियरली दिख गया कि भाई अब ये नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे निकल गए थे। हम निकले थे 400 रुपये के आसपास, आज के रेट में 276 रुपये। अगर इन्हें होल्ड करके बैठते कि ये गैप डाउन के बाद मैं नहीं निकलूंगा, इमोशनल होता, फिर क्या होता, बहुत बुरा हाल होता। आज के रेट में एक स्टॉक जो ऑलमोस्ट 25-26-27% के आसपास के लॉस पे है, वो जेएम फाइनेंशियल है, जिसको हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा लॉस में जा रहा है हमारा। बट जिस पॉइंट पे मार्केट है, यहाँ पे अगर हल्का सा भी बाउंस करेगा तो 5-7% का भी अगर मूव दे देता है जेएम फाइनेंशियल, तो फिर वो लॉस 21-22% की हो जाएगी और हम लेकर निकल जाएंगे। लॉजिकली हमारा स्टॉप लॉस 15% तो हम वैसे भी मानते हैं, जो आप जानते होंगे। तो 15 से 21% का लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट कभी 50% का लॉस लेते आप हमें नहीं देखोगे, क्योंकि इतना लंबा हम कभी होल्ड ही नहीं करेंगे। तो वापस से आ जाते हैं इंडसइंड बैंक पे। सो पॉइंट बहुत सिंपल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर आप थोड़ा सा भी चार्ट्स फॉलो करते तो आपके पास इनफ ऑप्शंस थे। ये चार्ट जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, मार्केट ने आपको यहाँ मौका दिया है। थोड़ा सा और मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ। अगर आप वीकली पे चले जाइएगा या मंथली पे चले जाइएगा, मंथली इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू वॉच फॉर, तो आपको क्या दिखेगा कि इस कंपनी में कोविड के बाद ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को बनाया, ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स। ये कोविड का कैंडल है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो महीना दिख रहा है 68% गिरता हुआ, ये मार्च महीना जो गिर रहा था, और इसका ऑल टाइम हाई बना था 2018 अगस्त में। 2018 अगस्त में इसका ऑल टाइम हाई बना था। इतने बढ़िया मूव के बाद 2021 के बाद जो मूव आया, 22 मार्च 2023 से लेके कंटिन्यू 24 अक्टूबर तक मूव रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन इंडसइंड बैंक अपने उस प्राइस तक ही नहीं पहुंच पाया। इनफैक्ट अपने उस प्राइस से वो ऑलमोस्ट कितना 16-17% नीचे ही था। तो आप इमेजिन करो कि अगर कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता तो कंपनी का स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा होता। चार्ट्स हमेशा आपको बोलते हैं चीज़ें, मैं हमेशा कहता हूँ, शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप कहोगे कि भाई तुम अभी वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि दोस्त मेरे जैसा बंदा ऐसा स्टॉक खरीदा ही नहीं है। तो जब मेरे जैसा बंदा खरीदा ही नहीं, तो मैं ऐसे वीडियोज को क्यों ढूंढ ढूंढ के बनाऊं। लेकिन अब ये स्टॉक चूंकि न्यूज़ में आ गया है, आप लोग के पास होगी, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे गलतियों से आप सीखिए। मेरे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस ये भी है कि मैं ऐसे आलतू फालतू स्टॉक नहीं खरीदता हूँ। आप मुझे कभी नहीं देखोगे आलतू फालतू स्टॉक खरीदते हुए। और अगर गलती से जो स्टॉक आपको लगता होगा कि मैं फालतू खरीद रहा हूँ, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, अपने स्टॉप लॉस डालता हूँ और सबके साथ खेलता हूँ। एक स्टॉक में जितना पैसा मैं डालता हूँ, अगर वो पैसा जीरो भी हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, तब भी मैं अपने अकाउंट साइज का 6-7% से ज़्यादा नहीं हारूंगा। 6-7% बहुत ज़्यादा बोल दिया जब जीरो हो जाएगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त। इंडसइंड बैंक में मान लो मैं 6% डालता, अगर 50% लॉस है तो मैं 3% अकाउंट साइज हारता, इससे ज़्यादा मैं नहीं हारता। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दोस्त। मैं ऐसों को भी जानता हूं जिनने मुझे मैसेज किया कि उनका इंडसइंड बैंक में 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए का लॉस है, और वो 24-25 लाख रुपए इंडसइंड बैंक में डाले थे। उनसे जब मैंने पूछा कि आप इतना लॉस क्यों रखे हो या क्यों इतना होल्ड करके बैठे हो, तो बोले भाई इनिशियली गिर गया था और सोचा कि रिकवरी कर जाएगा, इसलिए छोड़ दिया और अब और नुकसान हो गया। उसको हम टिपिकल इमोशन बोलते हैं दोस्त। सो एक ऐसा स्टॉक आपको क्लियरली दिख जाता है कि कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ी पहले से चल रहा है, और ये कंपनी कभी अच्छी थी नहीं, लॉजिकली कभी नहीं थी। ना मेरा इस बैंक में अकाउंट है, ना ही मुझे कभी अकाउंट बनाना है इस बैंक में। चार्ट्स हमेशा आपको एक कदम आगे रखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने समझदार हैं या नहीं है। अगर आपको चार्ट्स पढ़ने आता है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट्स कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है। जो भी बंदा इंडसइंड बैंक को चार्ट्स को पढ़ता होगा, उसकी मैक्सिमम एंट्री वो यहाँ पे ले सकता है, यहाँ पे ले सकता है, यहाँ पे खरीद सकता है। बट इस मूव के बाद उसके पास इंडसइंड बैंक में कोई एंट्री नहीं बनती है, राइट, क्योंकि उसके बाद इंडसइंड बैंक नेगेटिव में चला जाता है, और ना ही वो कोई बेहतर रिटेस्ट देता है जिसको आप खरीद सकते हैं, राइट। कोई बेहतर रिटेस्ट नहीं है, इसको आप रिटेस्ट नहीं बोलते हैं, ये रिटेस्ट नहीं है। सो देयर इज सो मच टू इट। तो अगर आप रिटेस्ट भी खरीदने वाले प्लेयर हैं तो इंडसइंड बैंक ने कोई बेहतर रिटेस्ट दिया नहीं है। अगर आप अप ट्रेंड में खरीद रहे थे तो इंडसइंड बैंक में आपकी एंट्री बस यहीं पे थी कहीं, और उसके बाद कोई एंट्री ही थी नहीं।
तो आपके पास इंडसइंड बैंक को दोबारा खरीदने का कोई वजह नहीं था। अगर आप वो हैं जो इधर कहीं में इंडसइंड बैंक खरीदे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्त थोड़ा टाइम पढ़ाई लिखाई में दे दो, सीख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। इस गलती से सीखिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है फिर आपसे। अगर आपके घर के एक कमरे में आप हैं और उसके बगल वाले कमरे में आग लगी है, तो क्या आप आराम से सो पाओगे? अगर आपके घर के दूसरे वाले कमरे में कोई डेथ बॉडी पड़ी हुई है, तो क्या आप दूसरे कमरे में पूजा कर पाओगे? अगर हाँ, तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि मार्केट्स में अगर आपको रहना है, समझना है, तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप आइएगा, एक ऐसे स्टॉक में फंसिएगा और वो हो जाएगा। और जब बियर मार्केट आती है, करेक्शन मार्केट आता है, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं जो एग्जाम्पल्स सदियों याद किए जाते हैं। जैसे येस बैंक का एग्जाम्पल आज तक लोग याद कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक भी अपने में एक एग्जाम्पल बनेगा, राइट? और जेंसॉल एग्जाम्पल बन ही गया है, और ऐसे और भी कंपनीज बनेंगे। जेंसॉल का हम वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। सो पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त, सीखिए। अगर आप अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, मैं कहूँगा कि यार आप क्या ही कर रहे हैं। क्या इंडसइंड बैंक थोड़ा सा बाउंस हो करता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन क्या वो अपना ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा? नहीं। अब कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ऐसे गिर के जीरो नहीं चला जाएगा, ये भी समझने की ज़रूरत है आपको। तो अगर ये पिछले कितने दिन में, कितना ऑलमोस्ट 3 दिन में ही ले लीजिए, 3 दिन में ऑलमोस्ट अगर 33% गिरा है, तो हो सकता है एक दिन और गिर जाए और फिर थोड़ा सा बाउंस आ जाए, जिसको हम रिलीफ बाउंस बोलते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरा ऊपर चला जाएगा। तो आप बॉटम फिशिंग करने का मत सोचिएगा। मैं ऐसे भी मैसेज पढ़ा हूँ जिसमें कोई भाई लिख रहा था कि मैं सोच रहा हूँ खरीदने का। ऑल द बेस्ट दोस्त, आपको मुबारक हो, भगवान आपको शक्ति दे, आप कीजिए जाके। मेरे जैसा बंदा कभी नहीं खरीदेगा। मैं ऐसे स्टॉक्स पे पैसा ही नहीं डालता जो तुक्के पे पैसा बनाने की बात हो। मैं स्किल पे पैसा बनाने की बात करता हूँ। फॉलिंग नाइफ खरीदने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी है, क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। अगर हाँ तो कीजिए, अगर नहीं तो मत कीजिए। और अगर कीजिए भी तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, ताकि आप सेफ रहें। मार्केट्स में सर्वाइव करना है, दो ही चीज़ काम आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस। अगर ये आपको अच्छे से आ गया, आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं अभी तक क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ मार्केट में, यही 2 वजह है दोस्त। प्लस मैं डिसिप्लिन थोड़ा मोड़ा हूँ, कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन आता हूँ, हिम्मत से वीडियो बनाता हूँ, चला जाता हूँ, और सेम मेहनत उतना ही चार्ट्स पे करता हूँ, ताकि आई गेट गुड एट इट। सिंपल, मेंटल पीस कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि क्या आपके पास इंडसइंड बैंक है। अगर है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अगर नहीं भी है तो अपना ओपिनियन बताइए कि क्या ये दूसरा येस बैंक बनेगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो मुझे लगेगा कि आप देख रहे थे, तब आप कमेंट कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं देख रहे होंगे। तो यही थी टोटल वीडियो दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।